अस्सलाम वालेकुम। निया मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब मिलेंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड एलामिया के मुताबिक IMF पाकिस्तान से 37 माह के लिए कर्ज प्रोग्राम पर आमादा हुआ है। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, जबकि एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तौसीही फंड की सहूलत मैसर है। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्सेस का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स आमदनी में GDP का 1.5% इजाफा रवा माली साल होगा, जबकि एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुसन्निफाना इजाफा होगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बरामदी शोबे से भी टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब मिलेंगे। मुल्की ज़रूरियात से ज़्यादा गंदुम की दरामद के बाद हुकूमत का एक्शन सामने आया है। वफाक की जानिब से गंदुम और आटे की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। वजारत तजारत ने गंदुम के बरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरामद और बरामद पॉलिसी ऑर्डर्स 2022 में तरमीम कर दी गई हैं। हुकूमत ने मार्च में मशरूत तौर पर आटा बरामद करने की इजाज़त दी थी। हुकूमत ने बरामदी मकासद के लिए दरामदी गंदुम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त दी थी, जबकि तरक्याती और गैर तरक्याती फंड्स के इजरा बारे हिकमत अमली की मंजूरी भी दी गई है। रवा माली साल की पहली तिमाही 15% तरक्याती फंड्स जारी किए जाएंगे। तरक्याती बजट के लिए फंड्स का इख्तियार वजारत मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात को ही हासिल होगा। और पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी है। मुल्क भर की 1600 से ज़ायद फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी है। पत्तों की फैसलाबाद और सरगोधा समेत बेशतर शहरों में फ्लोर मिल्स बंद हैं। आटा डीलर्स का भी फ्लोर मिल्स के साथ इजहार यकजहती। आटा डीलर्स ने स्टॉक रोक लिया। मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो चुका है। KP में पंजाब से गंदुम की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी गई। सूबे में फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया है। डीलर्स की जानिब से आटा मजीद महंगा होने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। अपडेट करें, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द का बिजली के तरसीली निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को पाकिस्तान की मौशी बहाली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की 2.4% के बरअक्स 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई में कमी और आलमी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। वफ़द को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता साल IMF का 9 माह का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। हुकूमत वस्त मुद्दती IMF प्रोग्राम की मदद से पायदार मुआशरी तरक्की हासिल करना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट लिखा। अक़लियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। PTI या उसके किसी रहनुमा ने आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें नाकाबिल समाअत करार दी थी, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि दीगर पार्टीज में शामिल होने वालों ने अवामी मंशा की खिलाफ वर्जी की है। और PTI की पार्लियामेंट में वापसी हो गई। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है।
पी टी आई मखसूस सीटों की अहल करार पाई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक महफूज फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा की जानिब से तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम कर लिया गया। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, जुमा हुकूमत पर भारी रहा, पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला पढ़ते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान का नाम मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। फुल कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। तहरीक इंसाफ फैसले के 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फहरिस्त जमा कराए। फैसले में कौमी असम्बली के 39 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अमजद अली खान, सलीम रहमान, सुहेल सुल्तान, बशीर खान, जुनेद अकबर, असद कैसर, शहराम तरकई, अनवर ताज, फजल मोहम्मद खान, अरबाब आमिर, अयूब शानदाना, गुलजार, उसामा मेला, शफकत अवान, अली अफजल शाही तहरीक इंसाफ के अरकान करार। खुरम शहजाद, रेक लतीफ, खोसा राय, हसन नवाज, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, राना फराज, साबिर कुरैशी, अवैस हैदर, झक्कड़, जरताज गुल को भी तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया गया। अदालत ने बाकी 41 अरकान को वाबस्तगी के हवाले से 15 रोज में इलेक्शन कमीशन में अपना हलफनामा जमा कराने की हिदायत दी। अक्सरियती फैसला देने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस जबाल मंदोखिल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत हुई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह की। 39 अरकान ने कागजात नामजदगी में किसी भी पार्टी का टिकट नहीं लगाया। पीटीआई को मखसूस सीटें देना समझ से बालातर है। पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, पीटीआई का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी तरतीब। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि अगले वज़ीर आज़म बानी पीटीआई होंगे। शिबली फराज ने कहा कि आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले कि कानूनी जंग जीत ली है, अब सियासी जंग भी जीतेंगे। हमसे सीटें छीनने वालों के इरादे पाश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। उधर हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी से ज़्यादा सियासी है। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से फैसला हजम करना मुश्किल है। केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। उस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। नजरसानी अपील दायर करने का फैसला काबीना करेगी। कानून का ये भी मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट जब 185(2) में 185 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी केस का जायजा लेती है तो अदालत उन प्लीडिंग्स की हद तक ही महदूद होती है आमतौर पे जो कि लोअर कोर्ट से उन तक पहुंचती है। तो हिस्ट्री में जाते हुए तकलीफ दे बात ये है मेरे लिए बतौर एक कानून के और आइन के तालिब इल्म के कि अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया है, सरे नौ तहरीर किया गया है, क्योंकि उसमें तो जिक्र है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में मुकम्मल तौर पे हिस्सा लेती है, ये सब लोगों को मालूम है कि इन लोगों ने अपने अपने निशान लिए और इनमें से बहुत सारों के नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं उनके साथ कोई टिकट कोई सर्टिफिकेट नहीं था लगा हुआ, अपनी चॉइस से ये निशान लिए। फिर जीतने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में या उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में और या इन प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन 80 अरकान ने ना वो खुद पेश हुए ना उन्होंने बयानात हल्फी जमा करवाए कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ही कंसिडर किया
جائے. PTI تو فریق نہیں تھا مقدمے نے. ایسے فیصلے ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دے کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دقت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں. کبھی بھی بنیادی طور پہ میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو فریق عدالت کے سامنے ہو اور جو ریلیف مانگا جا رہا ہو, جو استدعا جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہو, جس استدعا کو حاصل کرنے کے لیے آرگومنٹس عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوں اور انہی کے کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہے وہ دوسری طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں, تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے. پاسداری لاڈلوں کی نہیں قانون کی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے. فیصلے میں گڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آئی ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل. انہوں نے کہا کہ آج پاکستان اور جمہوریت کا نقصان ہوا ہے. فیصلے سے ثابت ہو گیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاسی پارٹیز کا بھی ملا جلا رد عمل آیا ہے. MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں آئین اور قانون نظر نہیں آیا. سربراہ JUI کا سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرنے کا اعلان. جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا. جو معاملہ سپریم کورٹ میں تھا ہی نہیں, اس کا فیصلہ کیسے کیا گیا؟ عوامی نیشنل پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھا دیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے PTI کو بطور جماعت تسلیم کر لیا گیا. گیم پلٹ گئی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کا حکومتی خواب چکنا چور ہو گیا. فل کورٹ فیصلے سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمبر گیم اہم ہو گئی. PTI 112 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی اور 29 ارکان کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. بڑے فیصلے نے گیم پلٹ دی. قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کا حکومتی خواب چکنا چور ہو گیا. سپریم کورٹ نے PTI کو بطور جماعت تسلیم کر لیا. سنی اتحاد کونسل میں شامل 82 ارکان کو تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے گرین سگنل مل گیا. سپریم کورٹ نے PTI کو 15 روز میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کا حکم دیا ہے. فل کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 77 مخصوص نشستیں اب PTI کو ملیں گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شامل 82 ارکان کے ساتھ 8 آزاد اور 22 مخصوص نشستیں ملنے سے PTI 112 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی. JUI کے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین کا ایک رکن بھی اپوزیشن بینچز کا حصہ ہے. قومی اسمبلی میں 207 رکنی حکومتی اتحاد میں نون لیگ کی 107, پیپلز پارٹی کی 68 اور MQM کی 21 نشستیں شامل ہیں. قاف لیگ کے 5 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4, مسلم لیگ سیاہ اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک رکن بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. 2/3 اکثریت کے لیے 226 ارکان کی حمایت درکار تھی. خیبر پختونخوا اسمبلی کی 25 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد سینٹ کی 11 میں سے 9 نشستوں پر PTI امیدواروں کی کامیابی یقینی ہے. PTI 29 ارکان کے ساتھ سینٹ کی بھی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. JUI کے 5, نیشنل پارٹی BNP مینگل 1 جبکہ پرویز الہی گروپ کے کامل علی آغا کو ملا کر یہ تعداد 37 ہو جائے گی. 96 رکنی سینٹ میں اس وقت حکومتی ارکان کی تعداد 57 ہے, جس میں پیپلز پارٹی کے 24, مسلم لیگ نون کے 19, MQM 3, ANP کے 3, باپ کے 4 اور 4 آزاد سینیٹرز شامل ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے سے سینٹ میں بھی حکومتی اتحاد کے لیے 2/3 اکثریت ملنا ناممکن ہو گیا. پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. PTI کے سینیٹر ہمایوں محمد نے 2 ٹوک بتا دیا ہے. نیو نیوز کے پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر کا کہنا تھا کہ مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد ایوان میں PTI ارکان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, لیکن PTI کا پیپلز پارٹی سے اتحاد کا کوئی پلان نہیں ہے. کی بڑھتی ہے تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائیں گے؟ جی محمد صاحب, اگر ہمارے پہلے بھی یہ تھا, شروع میں بھی یہ تھا کہ ہم اتنی ہماری تھی کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل لیتے, لیکن ہم نے پیپلز پارٹی, MQM اور PMLN ان تینوں کے ساتھ ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ دے آر ڈائریکٹ بینیفیشریز آف مینڈیٹ کو چوری کرنے کا, تو ہم ان کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज अरियाला जेल में समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का बयान भी रिकॉर्ड किया गया था। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड जबकि 30 पर जेराह मुकम्मल हो चुकी है। अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और जुबैदा जलाल को भी तलब कर रखा है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं खालिद चौधरी से। खालिद, कहिएगा आज केस की समाअत कितने बजे है? जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज अडयाला जेल में एक बार फिर समाअत होने जा रही है। इस मौका पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। यहाँ बताते चले कि गुज़श्ता समाअत पर जो है साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का बयान रिकॉर्ड किया गया था और इसी तरह जो है गुलाम अब्बास जो बनी गाला सर्कल के पटवारी हैं उनके बयान पर जिरा का अमल भी मुकम्मल किया गया था। और इसी तरह जो है साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और इसी तरह जो है जुबैदा जलाल जो साबिक वफाकी वजीर रही हैं उनको भी अदालत ने तलब किया गया था, तहम वो गुज़श्ता समाअत पर पेश नहीं हुई थी और आज उम्मीद की जा रही है कि वो अदालत पेश होंगी और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगी। और यहाँ पर बताते चलें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और अब तक मजमूई तौर पर जो है 30 गवाहान जो हैं उनके बयानात पर जिरा का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि 31 गवाहों के बयानात जो है रिकॉर्ड हुए हैं। ये तमाम सूरत हाल है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइद जो है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत करेंगे। इस मौका पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज की समाअत में मजीद जो है गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी कुछ बात करेंगे मौसम की, तो इस्लामाबाद, पंजाब, केपी में आज बारिश की पेशगोई है। बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली अजला में हल्की बारिश मुतवक्के है। बारिशों का ये सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का भी खदशा है। NDMA की जानिब से मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। हादसात के दौरान 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे तेज धूप निकल आई है। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद शहर में गर्मी का जोर टूट गया था। इस वक्त मौसम की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब से। जी तैयब। जी बिल्कुल, बात की जाए बागों के शहर लाहौर के मौसम की तो सुबह सवेरे सूरज ने पूरी आबोताब के साथ जो अपनी किरणें हैं वो बिखेरना शुरू कर दी हैं। कल बारिश होने के बाद गर्मी की शिद्दत में तो कमी देखने को मिली, लेकिन आज फिर सुबह जो है वो बारिश जो है तेज़ धूप देखने को मिल रही है। आज इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा के 24 घंटे के दौरान जो बारिश के कम इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो अगर आसमान की बात की जाए तो आसमान इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का जो खेल है वो जारी रहेगा। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सियाहों ने आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों का रुख कर लिया है। बाग की 10,000 फुट बुलंदी पर वाक़े दिलफरेब सियाहती मुकाम गंगा चोटी पर सियाहों ने डेरे डाली हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सियाहों ने जन्नत नजीर वादी आजाद कश्मीर का रुख कर दिया। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर सियाहों ने ढेरे डाल दी। आजाद कश्मीर बाग की 10,000 फुट बुलंद गंगा चोटी पर सियाहों की मौज मस्ती। लोग कराची से आए और कराची में गर्मी बहुत थी, यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त और मनाजिर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मजा आ रहा है। इंशाल्लाह कोशिश है कि आज रात यहीं पर स्टे करें। सियाह कहते हैं कि कश्मीर के हुस्न और मौसम को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। तो हम लोग कराची से आए और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हम गंगा चोटी पे आए हैं, यहाँ बहुत प्यारा व्यू है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम्बल है, बहुत केयरिंग है। कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा, हर तरफ सरसब्ज पहाड़ और ठंडी हवाओं की मस्तियाँ। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से सियाह आए और लुत्फअंदोज होते रहे। कैमरा टीम के साथ अजहर नजीर अब्बासी, न्यू न्यूज, बाग आजाद कश्मीर।
اور پاکستانی ڈراموں کے بعد ٹاک شوز بھی بھارت میں مقبول ہونے لگے ہیں۔ نیو نیوز کے پروگرام زبردست ود وسیع شاہ کے انڈیا میں چرچے ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا بنی، جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیو نیوز کے پروگرام زبردست ود وسیع شاہ کے بھارت میں چرچے۔ زبردست ود وسیع شاہ میں پاکستان کے لیجنڈری اداکار توقیر ناصر نے انٹرویو میں کہا تھا کہ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے اپنی فلم میں ان کے ڈرامہ پرواز میں نبھائے سٹائل کو کاپی کیا، لیکن کریڈٹ تک نہ دیا۔ ایک فلم شاہ رخ نے میری کی ہے، وہ پرواز ڈرامے کا پورا کیریکٹر اس نے ایز اٹ از کیا ہے، ٹھیک ہے، وچ از آئی اپریشیٹ کہ اس کو، لیکن وہ اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے تھا۔ نیو کے پروگرام زبردست ود وسیع شاہ میں ہونے والی یہ گفتگو بھارتی میڈیا کی شاہ سرخی بن گئی۔ ہندوستان ٹائمز، این ڈی ٹی وی، پی ٹی سی پنجابی اور انڈیا ٹائمز نے توقیر ناصر کے بیان کو شاہ رخ خان پر الزام قرار دیا۔ نیو کے پروگرام زبردست میں گفتگو کرتے ہوئے توقیر ناصر نے شاہ رخ خان سے اچھے تعلقات کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن اور بجلی چوری کی روک تھام پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے بلز میں اوور بلنگ کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کی ملک بھر میں اسمارٹ میٹرنگ کا نظام متعارف کروانے کا پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اوور بلنگ سے متعلق ایف آئی اے رپورٹ پیش کی۔ ملاقات میں محرم الحرام کے دوران امن اور امان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان توانائی، تجارت، رابطے، دفاع اور عوام سے عوام کے روابط کے شعبوں سمیت باہمی سود مند تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کے درمیان ملاقات ہوئی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات ہیں اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی وسیع گنجائش ابھی موجود ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان اور آذربائیجان کے عوام اور تاجروں کے درمیان مزید باقاعدہ روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام الیوف نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان اچھے عوامی روابط ہیں۔ دونوں ملکوں کو اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے کاروباری تعلقات کو فروغ دینا ہوگا۔ ڈی سی لاہور کی جانب سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ باسمتی چاول 290 سے 270 روپے فی کلو ہو گئے۔ دال چنا کی قیمت کی بات کریں تو دال چنا کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دال چنا کی قیمت 195 سے بڑھ کر 280 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ بیسن بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ بیسن کی قیمت میں 90 روپے اضافہ، بیسن 300 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پنک ریبن پاکستان کے سی ای او ڈاکٹر عمر آفتاب کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں پاکستان کا پہلا کینسر رجسٹری ڈیٹا بینک قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا بھی فیصلہ۔ فیمیل سٹاف کے لیے میموگراف کے ٹیسٹ کی سہولت لازم کرنے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور کے علاقے گلبرگ میں ٹرام چلانے کی منصوبے کی منظوری دی ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے ٹرام چلانے کے لیے ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ گلبرگ میں ہالی روڈ، مین مارکیٹ، منی مارکیٹ، مین بولیوارڈ پر ٹرام چلائی جائے گی۔ کے پی حکومت کا قرآن مجید کے ضعیف نسخوں کو محفوظ بنانے کے لیے پشاور میں قرآن محل تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ انتظامیہ کو پشاور میں قرآن محل کے لیے زمین فراہم کرنے کے لیے ہدایت کر دی گئی ہے۔ قرآن محل کو اسلامی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ بنایا جائے گا۔ سپیریئر گروپ کی ایک اور کامیابی، چائنا کی تیسری بڑی انرجی کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق
اور CEO हेक्सिंग एनर्जी कंपनी चिंचाओ ने MOU की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। ग्रुप पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म सुपीरियर ग्रुप की AMS ग्रीन और चाइना की तीसरी बड़ी एनर्जी कंपनी हेक्सिंग के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। इस मौके पर CEO AMS ग्रीन महजूज अली मंसूरी, डायरेक्टर टेक्निकल याकूब तबस्सम और डायरेक्टर पाक चाइना इंपोर्ट मोहम्मद कजाफी भी मौजूद थे। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, हम पाकिस्तान में 25 साल से चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को मजीद सुपीरियर और सुप्रीम बनाना है। ये जो ग्रुप है हेक्सिंग, ये चाइना का थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर और पावर के अंदर काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान में ये पिछले 23-24 साल से काम कर रहे हैं विद अदर गुड कंपनीज एज वेल। और अब ये माशाल्लाह सुपीरियर ग्रुप के साथ, सुपीरियर ग्रुप की जो सिस्टर कंसर्न है AMS ग्रीन्स एंड पावर, उसके साथ मिलके बैटरीज में और सोलर में और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर और इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इंशाल्लाह इनसे बातचीत चल रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हम पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट कर सकें। हेक्सिंग एनर्जी कंपनी के CEO चिंचाओ ने कहा, सुपीरियर ग्रुप के साथ ये मुआहदा पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आवाम की सहूलत देने में अहम किरदार अदा करेगा। Heksing Energy is China's largest smart meter exporter, and we started Pakistan business in more than 20 years ago. And we developed a good market. We have a good business in Pakistan. तकरीब में शरीक डायरेक्टर पाक चाइना इंपोर्ट मोहम्मद कजाफी ने अज़म जाहिर किया कि मुआहदे के तहत हम सख्त तरीन हालात में पाकिस्तानी अवाम को सहूलत देने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अवैस गुजर, न्यूज़ लाहौर। और IBA कराची में वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के रीजनल राउंड का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की जानिब से अपने कारोबारी आइडियाज़ पेश किए गए। बेहतरीन आइडियाज़ पर 3 तलबा को $10,000 की इनामी रकम से नवाजा जाएगा। शफकत अजीज रिपोर्ट करेंगे। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान और इनोवेशन हब के बैनर तले सी पाकिस्तान 2024 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के रीजनल राउंड जारी। कराची की IBA में तालिब इल्मों और नौजवानों में कारोबारी रुझान को फरोग देने और इनके बिजनेस आइडियाज की बुनियाद पर सरमाया फराहम करने के हवाले से नौजवानों से बिजनेस आइडियाज वसूल किए गए। नौजवान कहते हैं इस तरह की सरगर्मियां मजबूत रुझान का बाइस बनती हैं। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए और हो भी रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक स्पेस मिलती है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस कर सकें। इवेंट्स को मुनक्किद कराने वाले आला तालीमी कमीशन, कॉमिस्ट, सेमिडा और PHC का ताउन हासिल है। आइडियाज को सुनने वाले जजेस का कहना था, मुल्क के मौजूदा माशी हालात में ऐसे प्रोग्राम बहुत जरूरी हैं, जिससे मुल्क में कारोबार की नई राहें हमवार होंगी। जब आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो 4 से 5 लोग पूरी फैमिली में इम्पैक्ट लेके आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत जरूरत है कि हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। इंतजामिया ने सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्ट चैंपियनशिप 2024 की शानदार कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन APSUP को दिया। तमाम रीजनल राउंड में सिलेक्ट होने वाले स्टार्टअप्स को टॉप 100 राउंड में शामिल किया जाएगा और इवेंट का फाइनल राउंड 24 जुलाई लाहौर एक्सपो सेंटर में होगा। को होस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट शामिल हैं। कैमरामैन शामिर के साथ शफकत अजीज, न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।